देखो हीट एंड थर्मो टॉपिक है डिग्री ऑफ फ्रीडम। टॉपिक है डिग्री ऑफ फ्रीडम। पहले तो इसकी डेफिनेशन लिख लो फिर समझाती हूँ। नंबर ऑफ वेज ऑफ पोजेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। नंबर ऑफ वेज ऑफ पोजेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। अब सुन लो होती क्या है। पोजेशन, पोजीशन नहीं पोजेशन। मतलब सुन लो कि अगर इस डेफिनेशन का मीनिंग समझाती हूँ क्या हो। मान लो कि अगर कोई भी बॉडी अगर एक ही डायरेक्शन में जा रही है, बस सीधा सीधा मैं ऐसे चल रही हूँ, तो मेरी डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगी 1। एक ही डायरेक्शन में, क्योंकि मेरी जो काइनेटिक एनर्जी है वो एक डायरेक्शन में, मेरी डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है यहाँ पे 1। अगर मैं मान लो ना इधर जा रही ना इधर, एक प्लेन में मूव कर रही हूँ, तो मेरी डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या हो जाएगी 2। अगर मान लो मैं 3D में चल भी रही हूँ, प्लेन में चल भी रही हूँ और घूम रही हूँ, डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी हो जाएगी 3। क्योंकि अगर मान लो मैं चल रही हूँ तो मेरे पास एक ही टाइप की काइनेटिक एनर्जी है, कौन सी, ट्रांसलेशन। अगर मान लो मैं इधर चल रही हूँ बट घूमते हुए चल रही हूँ, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी हो जाएगी 2। एक रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी, एक क्या हो जाएगी, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। अगर मान लो कई स्टूडेंट्स होते हैं ऐसे कूदते कूदते चलते हैं, मान लो चल भी रहे इधर उधर इधर उधर और कूदते हुए चल रहे हैं, तो उनकी डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या हो जाएगी 3 हो जाएगी। अगर मान लो वो घूम इधर भी जा रहे हैं उधर भी जा रहे हैं, कूद भी रहे हैं घूम भी रहे हैं, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या हो जाएगी उनकी 4। तो इस प्रकार यानी कि डिग्री ऑफ फ्रीडम का मतलब है कि किस डायरेक्शन में, कितने डायरेक्शन में काइनेटिक एनर्जी है उसकी। अब मान लो इसमें बात आती है पहले जिन्हें मोनोएटॉमिक गैस, अगर मोनोएटॉमिक गैस का मॉलिक्यूल है तो उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होगी। मोनोएटॉमिक फर्स्ट डालो, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बार बार यूज होगा ये। मोनोएटॉमिक गैस का मॉलिक्यूल है तो इसका मतलब डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होगी। आप ऐसे एक्सिस बना लो, तीनों एक्सिस, वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस और जेड एक्सिस। तो मोनोएटॉमिक है तो एक ही एटम होगा उसमें, मोनोएटॉमिक गैस का मॉलिक्यूल है तो एक ही एटम होगा। तो इसका मतलब उस एटम को हम ओरिजिन पे रख के देखते हैं। क्या रख के देखते हैं, ओरिजिन पे। अब इस केस में ये या तो एक्स एक्सिस के लॉन्ग मूव करेगा, वाई एक्सिस के लॉन्ग भी मूव कर सकता है और जेड एक्सिस के लॉन्ग भी। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी इसकी 0 होगी, क्योंकि मान लो एक्स एक्सिस के लॉन्ग मूव कर रहा है तो इसके अबाउट अगर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया देखोगे तो क्या आएगा 0। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। तो अगर एक्स एक्सिस में ही चल रहा है, एक्स एक्सिस के ऊपर ही चल रहा है, तो इस केस में इसके अबाउट तो इसी में मिला हुआ है, इसी एक्सिस में मिला हुआ है, तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी 0। ऐसे ही वाई के लॉन्ग चलेगा तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी 0 और जेड के लॉन्ग चलेगा तो भी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी 0। तो इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो 3 डायरेक्शन में हो सकती है, एक्स एक्सिस की तरफ भी जा सकता है, वाई एक्सिस की तरफ भी और जेड एक्सिस भी। तो इसकी यानी कि डिग्री ऑफ फ्रीडम जो होगी ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी वो कितनी हो जाएगी 3 और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी इसकी 0। तो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम जो होगी वो कितनी हो जाएगी इसकी 3। मोनोएटॉमिक गैस का अगर मॉलिक्यूल है तो उसकी टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है 3। कितनी होती है 3। अगर मोनोएटॉमिक गैस का मॉलिक्यूल दे रखा है तो डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या हो जाएगी उसकी 3। एग्जाम्पल के लिए लिख सकते हो नियॉन हो गया, हीलियम हो गया, आर्गन हो गया, जितने भी सिंगल, कभी भी Ne2 नहीं होता, कभी भी Ar2 नहीं होता, तो यानी कि सिंगल एटम होते हैं इन मॉलिक्यूल्स में। ठीक है, नियॉन, आर्गन, हीलियम। ठीक है, तो मोनोएटॉमिक गैस का अगर मॉलिक्यूल है तो उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाएगी 3। मान लो डायएटॉमिक दे रखा आपको, डायएटॉमिक गैस का मॉलिक्यूल दे रखा है तो इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम जो होगी, यानी कि डायएटॉमिक गैस का मॉलिक्यूल दे रखा है तो यानी कि 2 एटम होंगे उस मॉलिक्यूल में, तो उस केस में ओरिजिन पे रख के देखोगे ऐसे, तो इसकी ट्रांसलेशन तो ज्यादा से ज्यादा 3 ही हो सकती है। ट्रांसलेशन ज्यादा से ज्यादा कितनी हो सकती है 3। तो इसकी ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी तो कितनी हो जाएगी आपके पास 3। ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी इसकी 3 और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होती है 2। तो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम जो होंगी डायएटॉमिक की वो होती है 5। टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होती है 5। इसमें वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कभी भी कंसीडर नहीं करते, वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि वो उसके लिए टेम्परेचर बहुत ज़्यादा चाहिए। टेम्परेचर क्या चाहिए उसके लिए, बहुत ज़्यादा, 3000 4000 केल्विन अगर टेम्परेचर, ये रूम टेम्परेचर नॉर्मल टेम्परेचर पे डिग्री ऑफ फ्रीडम है। पेपर में यही नॉर्मल वाली ही ज़्यादातर आगे यूज होती हैं।
वो या तो बोल लेगा, क्योंकि अगर बोल नहीं रखा तो आप ट्रांस वाइब्रेशनल वाली कंसीडर नहीं करते। अगर इसमें ये बोल भी रखा है डायटोमिक में वाइब्रेशनल का उसको कंसीडर करना है तो उसके लिए उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम एक और ऐड हो जाती है, फिर 6 हो जाती है। वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी वाली और ऐड करते हैं तो वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम एक और ऐड हो जाती है इसमें। अगर हाई टेम्परेचर की बात कर रहे हैं तो आप इसमें 5 ही याद रखो, कितनी 5। तो डायटोमिक गैस की जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है वो कितनी होती है 5। अब देखो ट्रांसलेशन ये इधर भी मूव कर सकता है, ऊपर की तरफ भी जा सकता है और ये इधर भी। अब रोटेशनल 2 की होती हैं, अगर ये इसी एक्सिस एक्स एक्सिस के अबाउट तो घूमता हुआ आपको दिखाई देगा ही नहीं, क्योंकि इसी एक्सिस के में ऐसे ही घूम रहा है। अगर ये घूमेगा तो वाई एक्सिस के अबाउट ऐसे घूमता हुआ दिखाई देगा, तो इसके यानी कि रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी। और जेड एक्सिस के अबाउट भी ये घूमता हुआ दिखाई देगा। तो 2 क्या हो जाएंगे इसकी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी और 3 क्या हो जाएंगी ट्रांसलेशन। तो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी हो जाएगी 5। कुछ पूछना है किसी को? अगर ये एक्स एक्सिस है इसी के ऊपर रखे हुए हैं तो इसमें घूमता हुआ तो दिखाई देगा ही नहीं आपको, क्योंकि इसी में मिल गई है। अब यहाँ पे वाई एक्सिस है तो ये ऐसे घूमेगा तो इसके चारों तरफ हमें एक मोलिक्यूल तो घूमता हुआ दिखाई देगा, एक एटम तो, और ऐसे ही जेड एक्सिस के अबाउट भी घूमता हुआ दिखाई देगा। तो इसे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के अबाउट क्या हो जाएगी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, और 3 क्या हो जाएंगे इसके ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। तो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या हो जाएगी डायटोमिक गैस की 5। क्वेश्चंस के थ्रू क्लियर हो जाएंगी कि वाइब्रेशनल वाले भी कब कंसीडर करनी है। अगर क्वेश्चन में गिवन है तो आप कंसीडर करके चल लेना। डायटोमिक के लिए 1 होती है। हाँ, अब इसमें कंफ्यूज मत होना, अभी 5 ही याद करनी है। मैं अगर सुनूं तो 5 ही, मैं लो टेम्परेचर पे ही, यहाँ पे हाई टेम्परेचर पे होती है वाइब्रेशनल एनर्जी हमेशा हाई टेम्परेचर पे ही दी जाती है। उसके लिए टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होना चाहिए, 3000 केल्विन से ज़्यादा टेम्परेचर है इनकी 1000। और आप जितने भी क्वेश्चन देखोगे उसमें 50 केल्विन दे दिया, 100 केल्विन दे दिया, 300 केल्विन दे दिया, इससे ज़्यादा नहीं मिलेंगे आपको क्वेश्चंस। ठीक है, तो इसमें DTS वगैरह सोल्व कर लेना, वहाँ से पता लग जाएंगे कि इसकी कितनी होती है। ठीक है, तो डायटोमिक की डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी हो जाएंगी 5। जैसे H2 हो गया, O2 हो गया, N2, ये सारे किसके एग्जाम्पल हैं डायटोमिक गैस के। मोनोटोमिक की डिग्री ऑफ फ्रीडम 3, डायटोमिक की कितनी हो जाएंगी 5। अभी हीट एंड थर्मो शुरू नहीं है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस चल रही है। हीट एंड थर्मो तो अभी शुरू ही नहीं हुई, KTG चल रही है। पहली क्लास भी KTG की थी, ये भी KTG की क्लास है, इसके बाद हीट एंड थर्मो शुरू होगी। थर्ड है लीनियर ट्रायोटोमिक। लीनियर ट्रायोटोमिक है तो इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम लीनियर ट्रायोटोमिक है, यानी कि मॉलिक्यूल में कितने एटम होंगे 3। लीनियर ट्रायोटोमिक दे रखा है तो एक मॉलिक्यूल में 3 एटम होंगे और वो लीनियरली यानी कि एक साथ ऐसे लीनियरली उनका जो अगर आप ड्रॉ करते हो केमिस्ट्री में भी तो उनकी शेप कैसी होती है लीनियर। तो लीनियर ट्रायोटोमिक, तो इसकी ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी 3 होती है और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएंगे इसकी 2। तो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम जो होंगी वो होती है 5। डायटोमिक की और लीनियर ट्रायोटोमिक की डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होती है सेम होती है। डायटोमिक की भी 5 और लीनियर ट्रायोटोमिक की भी क्या होंगी 5। ठीक है, इसके एग्जांपल आप लिख सकते हो CO2, HCN और N2O। शायद N2O का भी लीनियर बनती है क्या? SO2 की शेप वो नहीं बनती ट्रायंगुलर, SO2 की SO2 की बैंड शेप नहीं होती क्या? H2O की भी बैंड शेप होती है, SO2 की भी बैंड शेप होती है और O3 की भी बैंड शेप होती है, तो वो नॉन लीनियर ट्रायोटोमिक गैस होगी। CO2, HCN और N2O की लीनियर ही बनती है, आप देख लेना इसमें। CO2 की तो मैं कंफर्म हूँ, HCN की भी लीनियर ही बनती है। N2O के देख लो, अब N2O की कैसी बनती है शेप? गूगल के केमिस्ट्री में पढ़ा नहीं है, अभी केमिस्ट्री में नहीं पढ़ा। लीनियर है, लीनियर ही होगी इसकी, इसी में आ जाएगा एग्जांपल। तो लीनियर ट्रायोटोमिक गैस की डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या हो जाएगी आपके पास 5। लीनियर ट्रायोटोमिक क्या आ जाएगी 5। लीनियर है क्या? तो इसका एग्जांपल हो जाएगा ये
अब देखो नॉन लीनियर ट्राइएटॉमिक गैस, ट्राइएटॉमिक बोल दिया तो इसमें भी 3 ही एटम होंगे, बट उसकी जो शेप होगी वो लीनियर नहीं होगी, ठीक है। तो इसकी ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी 3 और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो जाएंगे इसकी 3, तो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम 6। टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होती है इसकी भी 6। एग्जाम्पल के लिए इसमें लिख सकते हैं O3 SO2 और H2O, इन तीनों की बैंड से बनती है, जहाँ 19% हूँ मैं, देख लेना आप। लीनियर तो नहीं बनती। O3 की तो शायद बैंड से बनती है, ऐसे बनती होगी, ऐसे बनती है, तीनों की ऐसे बनती है, H2O की भी ऐसे बनती है, SO2 की भी ऐसे बनती है। वाटर की भी ऐसे ही बनती है जहाँ तक है, बैंड शेप भी बोलते हैं, वी शेप बोल दे या बैंड शेप। तो इसमें नॉन लीनियर ट्राइएटॉमिक की डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी हो जाएंगी 6, मोनोएटॉमिक की 3, डायएटॉमिक की 5, लीनियर ट्राइएटॉमिक की भी 5 और नॉन लीनियर ट्राइएटॉमिक की 6। अब आते हैं पॉलीएटॉमिक। यानी कि इसमें 3 से ज्यादा अगर एटम है एक मॉलिक्यूल में तो उसको बोलोगे पॉलीएटॉमिक। तो इसकी ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी 3 और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी भी 3 और टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम 6 ही होते हैं। टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम पॉलीएटॉमिक की भी कितनी होती है 6। इसके एग्जाम्पल लिख सकते हो NH4 CH4 N2H5 NH3, जो भी इसमें आप लिख सकते हो। ये N2H5 होता है ना, N2H5 O5 होता है क्या, एक C2H5 होता होगा फिर, है ना, C2H5 होता है क्या, नहीं होता, एक ऐसा होता तो है जिसमें C2 आ गया। देख लेना, मैंने 3 एग्जाम्पल लिख दिए, बाकी आप केमिस्ट्री तो पढ़ते ही है। NH4 CH4 N2O5, ठीक है। NH3 भी तो होता है, 3 होता है क्या, NH4 नहीं होता, ऐसे कैसे लिखा दें। पॉलीएटॉमिक की टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या हो जाएगी 6। यहाँ तक किसी को कोई डाउट? ये तो टिप्स पे होनी चाहिए पूरी हीट एंड थर्मो के दौरान, कभी भी पूछी जा सकती हैं। बस यही याद रखना किसकी कितनी होती है। हाँ, किसकी कितनी होती है बस यही याद रखनी है, टोटल याद रखनी है, ये नहीं ध्यान रखनी कि ट्रांसलेशन है, तो बस समझाने के लिए। मोनोएटॉमिक की 3, डायएटॉमिक की 5, लीनियर ट्राइएटॉमिक की भी 5 और नॉन लीनियर ट्राइएटॉमिक की 6 और पॉलीएटॉमिक की भी 6, ठीक है। यहाँ पे नेट वगैरह पे देख के इसकी इतनी होती है उसकी उतनी होती है, वहाँ पे वाइब्रेशनल भी कंसीडर की जाती हैं, ठीक है। वो टेम्परेचर उसके लिए बहुत ज़्यादा होना चाहिए। वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी तभी कंसीडर होती है वाइब्रेशनल एनर्जी कि टेम्परेचर उसका कितना 1000 केल्विन या इससे ज़्यादा ही हो तो भी, और इतना टेम्परेचर जो है पॉसिबल नहीं होता और क्वेश्चंस में आपको मिलेगा भी नहीं, ना के बराबर मिलता है, ठीक है। अब होती है, एक होता है एडियाबैटिक कांस्टेंट। एक क्या होता है एडियाबैटिक कांस्टेंट, गामा से रिप्रेजेंट करते हैं। वो डिपेंड करता है किस पे, डिग्री ऑफ फ्रीडम पे, और डिग्री ऑफ फ्रीडम डिपेंड करती है एटॉमिसिटी पे। तो यानी कि एक होता है एडियाबैटिक कांस्टेंट, एक फिजिकल क्वांटिटी है एडियाबैटिक कांस्टेंट। गामा से रिप्रेजेंट करते हैं।
एडियाबैटिक कांस्टेंट डिग्री ऑफ फ्रीडम पे डिपेंड करता है। डिग्री ऑफ फ्रीडम किस पे डिपेंड करती है? एटॉमिसिटी पे। अगर मैं पूछूं डिग्री ऑफ फ्रीडम बताओ, तब जरूर पूछेगी कि किस गैस के लिए बताऊं, यानी कि मुझे बताना पड़ेगा मोनोएटॉमिक है, डायटोमिक है या फिर ट्राइएटॉमिक है। तो उसी प्रकार एडियाबैटिक कांस्टेंट भी पूछ रहा है, तो उस केस में उसको बताना पड़ेगा कि मोनोएटॉमिक की बताना है, डायटोमिक का बताना है, पॉलीएटॉमिक का बताना है या फिर ट्राइएटॉमिक का बताना है। तो यानी कि एडियाबैटिक कांस्टेंट किस पे डिपेंड करेगा? एटोमिसिटी पे। तो इसका फॉर्मूला होता है गामा इक्वल टू एफ प्लस 2/f। इसका फॉर्मूला कहता है एफ प्लस 2/f। तो यहाँ से f क्या हो गया? इसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम को f से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? डिग्री ऑफ फ्रीडम को f यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम है, गामा यहाँ पे एडियाबैटिक कांस्टेंट है। गामा क्या है यहाँ पे? एडियाबैटिक कांस्टेंट, f है डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो मोनोएटॉमिक के लिए डिग्री ऑफ एडियाबैटिक कांस्टेंट कितना आ जाएगा? f की वैल्यू 3 प्लस 2/3 यानी कि 5/3। कितना आ जाएगा? 5/3। डायटोमिक के लिए गामा इक्वल टू यानी कि f की वैल्यू 5 प्लस 2/3 यानी कि 2/5 7/5। लीनियर ट्राइएटोमिक के लिए भी यही होगी 7/5। नॉन लीनियर के लिए 4/3 यानी कि 6 होती है, 6 प्लस 2/6 तो 8/6 यानी कि 4/3। और पॉलीएटॉमिक के लिए भी क्या हो जाएगी? 4/3। इसके लिए भी होती है 4/3 बोल दो, 8/6 बोल दो। गामा, ये फॉर्मूला याद रखना है, गामा इक्वल टू होता है f प्लस 2/f। f यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो यानी कि एडियाबैटिक कांस्टेंट अगर पूछ रहा है तो ये जरूर पूछे बताएगा कि किस गैस के लिए बताना है, डायटोमिक, मोनोएटॉमिक या फिर पॉलीएटॉमिक। यहाँ तक कोई डाउट? अगर ये याद नहीं है तो इसका मतलब आगे की हीट एंड थर्मो भूल जाओ, क्योंकि बार बार फॉर्मूले में यूज होंगे ये जितने भी प्रोसेस होंगे, आइसोबारिक, आइसोकोरिक। ये आइसोबारिक प्रोसेस तो विदाउट, अगर आपको डिग्री ऑफ फ्रीडम नहीं याद है तो उसकी क्वेश्चन ही नहीं होंगे, क्योंकि क्वेश्चन ही ऐसे आते हैं कि इतनी एनर्जी दे दी, ये बताओ वर्क में कितनी जाएगी, एनर्जी में कितनी जाएगी। तो वो डिपेंड ही डिग्री ऑफ फ्रीडम पे करता है। रेशियो होता है उनका 2:f। आगे पढ़ेंगे तो f अगर नहीं पता किसी गैस का तो इसका मतलब वहाँ पे वो क्वेश्चन भी नहीं होगा। ठीक है, बार बार यूज होगा डिग्री ऑफ फ्रीडम, कहीं एडियाबैटिक कांस्टेंट, सारे प्रोसेस, मेन इसमें प्रोसेस होते हैं हीट एंड थर्मो में, तो उस केस में और क्वेश्चंस भी आते हैं हीट एंड थर्मो से हर बार। ठीक है, तो ये तो बेसिक है डिग्री ऑफ फ्रीडम और एडियाबैटिक कांस्टेंट याद रखना। एनी डाउट? अब चलो मैक्सवेल्स लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। मैक्सवेल लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। मैक्सवेल लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। मिल जाएगा, देखना। देखो मैक्सवेल लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, मैक्सवेल ने क्या बताया कि अगर किसी भी मॉलिक्यूल के पास जितनी एनर्जी है वो हर एक डिग्री ऑफ फ्रीडम में इक्वल डिस्ट्रीब्यूट होगी। हर एक डिग्री ऑफ फ्रीडम में क्या होगी? इक्वल डिस्ट्रीब्यूट होगी। मान लो कि डायटोमिक गैस का मॉलिक्यूल है, उसके एक मॉलिक्यूल के पास जो टोटल एनर्जी है वो 15 जूल है। कितनी है? 15 जूल। तो उसके एक डिग्री ऑफ फ्रीडम के कोरस्पॉन्डिंग कितनी एनर्जी होगी? इसने बताया था कि एक मॉलिक्यूल के पास जितनी टोटल एनर्जी होती है वो हर एक डिग्री ऑफ फ्रीडम के हिस्से में इक्वल डिवाइड होगी। अगर मान लो डायटोमिक गैस का मॉलिक्यूल है और उसके एक मॉलिक्यूल की टोटल एनर्जी मान लो 15 जूल है, तो एक डिग्री ऑफ फ्रीडम की कोरस्पॉन्डिंग कितनी एनर्जी हो जाएगी? 3 हो जाएगी, क्योंकि डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 होते हैं, टोटल एनर्जी कितनी है? 15, तो एक के हिस्से में कितनी आ जाएगी? 3 जूल। मान लो ये बोल दिया कि डायटोमिक गैस है, उसके एक डिग्री ऑफ फ्रीडम के कोरस्पॉन्डिंग जो एनर्जी है वो मान लो 10 जूल है, तो टोटल एनर्जी क्या हो जाएगी उस मॉलिक्यूल की? डायटोमिक गैस है, उसकी एक डिग्री ऑफ फ्रीडम के कोरस्पॉन्डिंग जो एनर्जी है वो है 10 जूल, तो टोटल एनर्जी कितनी हो जाएगी? 50 जूल। यानी कि एक के हिस्से में 10 है तो बाकी के हिस्से में भी कितनी आएगी? 10 इक्वल डिस्ट्रीब्यूट होती है, तो टोटल कितनी होगी? 50। मान लो कि मोनोएटॉमिक गैस है,
मोनोटॉमिक गैस में 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम के कॉरस्पॉन्डिंग जो एनर्जी है वो 3 है, तो टोटल कितनी हो जाएगी 9। मान लो मोनोटॉमिक गैस का मॉलिक्यूल है, उसकी टोटल एनर्जी दे रखी है एक मॉलिक्यूल की, वो दे रखी है आपको 20 जूल, तो एक के हिस्से में कितनी आ जाएगी 20/3। तो यही इसने मैक्सवेल ने बताया था कि जितनी एनर्जी होगी एक मॉलिक्यूल के पास, वो हर एक डिग्री ऑफ फ्रीडम के हिस्से में क्या जाएगी, इक्वल जाएगी। लिख लो इसको, टोटल एनर्जी ऑफ ए मॉलिक्यूल इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड, टोटल एनर्जी ऑफ ए मॉलिक्यूल, टोटल एनर्जी ऑफ ए मॉलिक्यूल इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड इन ऑल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, टोटल एनर्जी ऑफ ए मॉलिक्यूल इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड इन ऑल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, total energy of a molecule is equally distributed in all degrees of freedom. इसने ये तो बता दिया कि हर एक के हिस्से में इक्वल जाएगी, बट वो ये बता ही नहीं पाया कि एक अगर मॉलिक्यूल है उसके 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम के हिस्से में एनर्जी होती कितनी है, हम उसको फाइंड आउट कैसे करें, हम निकालें कैसे कि होती कितनी है, बाद में, बाकी बात तो बाद में है। तो इसने ये तो बता दिया इक्वल डिस्ट्रीब्यूट होगी, बट एक के 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम में एनर्जी जो है वो होगी कितनी, 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम अगर है एक मॉलिक्यूल के, उसके हिस्से में एनर्जी होगी कितनी, उसकी वैल्यू क्या होती है, उस वो जो है वो ये नहीं बता पाया। इसके बाद बोल्ट्जमैन नाम का साइंटिस्ट आया, उसने बताया कि 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ ए मॉलिक्यूल जो एनर्जी होगी वो होती है ½ kT के इक्वल। किसके इक्वल होती है, ½ kT, यानी कि बोल्ट्जमैन नाम के साइंटिस्ट ने बताया कि जो एनर्जी है वो होती कितनी है, एनर्जी ऑफ 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ ए मॉलिक्यूल इक्वल हो जाएगी ½ kT, 1/2 kT बोल दो या ½ kT बोल दो, बात तो वही है। एनर्जी ऑफ 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ ए मॉलिक्यूल हो जाएगी ½ kT के इक्वल। के यहाँ पे है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, इसकी वैल्यू होती है के की 1.38 × 10⁻⁻23 जूल पर केल्विन। वैल्यू क्या होती है के की, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, के को बोलते हैं बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, इसकी वैल्यू होती है 1.38 × 10⁻⁻23 जूल पर केल्विन। यूनिट अगर पूछ ले तो क्या आ जाएगी, जूल पर केल्विन। यानी कि 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम, एक मॉलिक्यूल है उसके 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम के हिस्से में जो एनर्जी होती है वो ½ kT के इक्वल होती है। इसी पे क्वेश्चन आते हैं, ये जो आप पढ़ रहे हो इम्पोर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन आते हैं बार बार, मतलब इम्पोर्टेंट है ये। और के की वैल्यू पता होनी चाहिए 1.38 × 10⁻⁻23। तो एनर्जी ऑफ 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ ए मॉलिक्यूल इक्वल टू क्या हो जाएगी, ½ kT। तो इस केस में हमें मान लो कि मैंने बोल दिया कि टोटल एनर्जी बताओ किसी भी मॉलिक्यूल की, क्या बताओ, टोटल एनर्जी बताओ एक मॉलिक्यूल की कितनी होगी। तो उस केस में आपको एटॉमिसिटी पता होनी चाहिए कि वो गैस कौन सी है, मोनोएटॉमिक है, डायएटॉमिक है या फिर वो ट्राइएटॉमिक है। तो यानी कि एनर्जी ऑफ, मान लो मोनोएटॉमिक दे रखी है तो 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ ए मॉलिक्यूल क्या आ जाएगी आपके पास, 3/2 kT। कितनी आ जाएगी, 3/2 kT। एनर्जी ऑफ f डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ ए मॉलिक्यूल हो जाएगी f/2 kT। कितनी आ जाएगी, f/2 kT। एनर्जी ऑफ f डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ ए Na मॉलिक्यूल, यानी कि एवोगैड्रो नंबर के इक्वल मॉलिक्यूल हैं, तो एनर्जी आ जाएगी f/2 NaKT। कितनी आ जाएगी, f/2 NaKT। मॉलिक्यूल किसके इक्वल है, एवोगैड्रो नंबर के इक्वल। एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू क्या होती है, 6.02 उसके इक्वल अगर मॉलिक्यूल्स हैं तो एनर्जी कितनी हो जाएगी, f/2 Na × K × T। इसको Na × K को जो बोलते हैं वो R बोलते हैं,
कितना बोलते हैं इसको R। मल्टीप्लाई करके देख लेना कि 1.38 इंटू में 10 की पावर -23 इंटू में 6.023 इंटू 10 की पावर 23 होती है ना शायद। इसको सोल्व करोगे तो 8.3 बनाएगा, R के इक्वल ही आता है। तो K इंटू NA को लिख सकते हो आप, प्लस होती है ना ये, +23 किसके इक्वल आ जाएगी, R के इक्वल आएगी। ठीक है, तो इसको Na इंटू के को बोल सकते हो आप R। तो Na की किसके इक्वल हो जाएगी, F/2 RT, F/2 RT। और एनर्जी ऑफ F डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ N मोल गैस, तो F/2 nRT कितनी हो जाएगी, F/2 nRT। और यही एक गैस सैंपल की टोटल एनर्जी भी होती है, इसी को बोलते हैं इंटरनल एनर्जी भी। मान लो मैंने एक क्वेश्चन पूछा आपसे कि मान लो एक गैस सैंपल दे रखा है, क्या दे रखा है आपको, एक गैस सैंपल, गैस के मॉलिक्यूल दे रखे हैं आपको। इसमें क्या है, गैस सैंपल दे रखा है, गैस है, सिलेंडर है, उसमें क्या है, गैस है। इसमें बताओ कि इंस की ये इधर भी मूव कर रहे हैं, मान लो इधर उधर मूव कर रहे हैं, तो ये कितने टाइप्स ऑफ एनर्जी होगी। एक गैस सैंपल दे रखा है आपको, इस केस में मॉलिक्यूल इधर इधर मूव कर रहे हैं, कोई इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, इसमें हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एनर्जी, काइनेटिक और हाँ, तो वो कई टाइप बता दो ना, कुछ एक क्या तो नाम बताओ। काइनेटिक, रोटेशनल, ट्रांसलेशन। रोटेशनल और ट्रांसलेशन दोनों को जोड़ के टोटल काइनेटिक एनर्जी बोल सकते हो। ठीक है, दो होगी, ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी, रोटेशनल काइनेटिक पोटेंशियल और वाइब्रेशन। अब सुन लो, इसमें वाइब्रेशनल तो कंसीडर नहीं करते, टेम्परेचर बहुत कम देता है पेपर में। वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी, वाइब्रेशनल एनर्जी का नाम नहीं आएगा, वो तभी आता है जब टेम्परेचर बहुत बहुत ज़्यादा होना चाहिए उसके लिए, तभी वाइब्रेशनल एनर्जी कंसीडर की जाती है। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन में टेम्परेचर इतना ज़्यादा नहीं मिलेगा। पोटेंशियल एनर्जी की बात ही नहीं करते क्योंकि मॉलिक्यूल्स के बीच इंटरेक्शन ही नहीं होता, तो इसमें बच गई कितनी, काइनेटिक एनर्जी। और वही उसी काइनेट यानी कि ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन दोनों को मिला के टोटल काइनेटिक एनर्जी, उस काइनेटिक एनर्जी को ही बोलते हैं इंटरनल एनर्जी। कई स्टूडेंट कहते हैं काइनेटिक एनर्जी भी है, इंटरनल एनर्जी भी है, वो इंटरनल एनर्जी कौन सी है फिर, तब तो मैंने बोल दिया। तो इंटरनल एनर्जी क्या है, वही है जो काइनेटिक एनर्जी, या फिर काइनेटिक एनर्जी, टोटल काइनेटिक एनर्जी बोल दो या फिर इंटरनल एनर्जी बोल दो, दोनों का मतलब क्या है, सेम है। अगर ये पूछा गया एक गैस सैंपल है, उसकी टोटल काइनेटिक एनर्जी बताओ, तो भी F/2 nRT होगी। ये बोल दिया कि एक गैस सैंपल है, उसकी इंटरनल एनर्जी बताओ, तो भी क्या होगी, F/2 nRT। दोनों का मतलब यही है, एक गैस सैंपल के पास जो काइनेटिक एनर्जी है, उसी टोटल काइनेटिक एनर्जी, उसी को इंटरनल एनर्जी बोलते हैं। और उसका फॉर्मूला होता है F/2 nRT। क्या होगा उसका फॉर्मूला, F/2 nRT। तो U से रिप्रेजेंट करते हैं, U इक्वल टू क्या हो जाएगा, F/2 nRT। और चेंज इन इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला डेल्टा U इक्वल टू F/2 nR डेल्टा T। यही गैस सैंपल की टोटल एनर्जी है, यही गैस सैंपल की इंटरनल एनर्जी है। आप चाहे टोटल काइनेटिक एनर्जी बोल दो, चाहे आप इंटरनल एनर्जी बोल दो, उसका मतलब है कि F/2 nRT। और चेंज इन इंटरनल एनर्जी पूछा गया तो डेल्टा U इक्वल टू क्या हो जाएगा, F/2 nR डेल्टा T। समझ में आया या नहीं, यहाँ तक किसी को कोई क्वेश्चन है, नहीं डाउट। अब इसमें देखो, ये दो किसकी टर्म्स में, इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला डिग्री ऑफ फ्रीडम्स की टर्म्स में, एक इसमें फॉर्मूला होता है एडियाबैटिक कांस्टेंट की टर्म्स में। देखो गामा इक्वल टू क्या था, F+2/F, इसके इक्वल था। तो यहाँ पे गामा F इक्वल टू क्या आ जाएगा, F+2। तो गामा F माइनस F इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 के इक्वल। F कॉमन ले लो, गामा -1 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2। तो यहाँ पे F की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 में गामा -1। अब ये वाली वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, ये वाली वैल्यू क्या पुट कर दो, यहाँ पे पुट कर दो आप। तो यहाँ से डेल्टा U इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास, 1 में गामा -1 इंटू में nRT। इस F की वैल्यू 2 में गामा -1 यहाँ पुट करोगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 1 में गामा -1 इंटू में nRT। यही किसके टर्म्स में है, ये एडियाबैटिक कांस्टेंट की टर्म्स में।
अगर फॉर्मूला पूछा जाए आपसे, सुना जाए, तो ये बोला जाएगा कि किसकी टर्म्स में बताना है। डिग्री ऑफ फ्रीडम की टर्म्स में पूछा जाए तो F/2 nRT, और अगर गामा की टर्म्स में पूछा जाए तो 1 में गामा माइनस 1 इंटू में nRT। वो तो आगे पढ़ेंगे ना अभी, मोलर हीट कैपेसिटी गामा F में गामा माइनस 1 आगे पढ़ोगे आप उस केस में। अभी तो इस केस में यहाँ पे डेल्टा टी लिखते हैं, ये फाइनल माइनस इनिशियल लिखे हैं, इनिशियल माइनस फाइनल, वो आगे पढ़ेंगे। अभी एडियाबैटिक प्रोसेस जब पढ़ेंगे उसमें बता देंगे, ठीक है। अभी ये दो ज़्यादातर जो यूज होते हैं F/2 nRT यूज होते हैं, ठीक है। पर आपसे दोनों सुने जा सकते हैं, ये मत करना कि ये ज़्यादा यूज होता है, तो ये हमें याद कर लिया, ठीक है। तो इंटरनल एनर्जी बोल दो या फिर टोटल एनर्जी बोल दो, उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा F/2 nRT, और एडियाबैटिक कांस्टेंट की टर्म्स में क्या हो जाएगा 1 में गामा माइनस 1 इंटू में nRT। मेरा एक क्वेश्चन है कि मान लो कि ये बोल दिया कि ये गैस सैंपल है, मान लो आइसोबारिक प्रोसेस है। क्या है आइसोबारिक प्रोसेस? मैंने बाहर से एनर्जी जो सप्लाई की वो मान लो 100 जूल दे दी। एनर्जी कितनी दे दी? 100 जूल। इंटरनल एनर्जी कितनी बढ़ेगी? मोनोटॉमिक है, उस रेशियो में नहीं। अब आइसोबारिक प्रोसेस दे दिया तो इसमें कितनी इंटरनल एनर्जी में जाएगी, कितनी वर्क डन बाय गैस में जाएगी, तो वो आगे जब आइसोबारिक प्रोसेस पढ़ोगे। इसमें इंटरनल एनर्जी आपने अगर बाहर से हीट दी है तो इंटरनल एनर्जी क्या होती है? बढ़ती है। अगर आपने हीट एनर्जी बाहर निकाल ली तो इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। अगर ऐसा हो कि पिस्टन आपने क्या कर दिया? लॉक कर दिया। पिस्टन क्या कर दिया? लॉक। पिस्टन क्या कर रखा आपने? लॉक। आगे पीछे मूव नहीं कर रखा। ये आइसोकोरिक प्रोसेस में होता है कि पिस्टन को क्या कर दिया जाता है? लॉक, और बाहर से इंसुलेटेड ही होता है। अगर क्वेश्चन में नहीं गिवन है तो हीट एनर्जी बाहर से अंदर बाहर नहीं हो सकती, ठीक है। इंसुलेटेड है कि एनर्जी लीक नहीं होगी। तो इस केस में जितनी आप एनर्जी देते हो वो सारी की सारी किस में जाती है? इंटरनल एनर्जी में। सारी की सारी किस में जाती है? इसमें अगर पिस्टन लॉक है तो आपने 100 जूल दी तो 100 जूल के बदले में इंटरनल एनर्जी क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। अगर आपने मान लो 20, अगर यहाँ पे अगर आप पिस्टन को एक्सपेंड करते हो तो जो वर्क होगा, पिस्टन यहाँ पे लॉक है अभी, तो जितनी एनर्जी दोगे वो किस में चली जाएगी? इंटरनल एनर्जी में। बाहर निकालोगे तो वो क्या हो जाएगी? इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगी? उस केस में कम हो जाएगी। तो ये सारे के सारे प्रोसेस में कि कहाँ पे कौन सी एनर्जी जाती है, कितनी इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी, कितना गैस वर्क करेगी, कितना एजेंट वर्क करेगा, तो ये सारे के सारे किस में आएंगे? जब प्रोसेस पढ़ेंगे, आइसोबारिक, आइसोकोरिक और एडियाबैटिक प्रोसेस और आइसोथर्मल प्रोसेस, ठीक है। तो इस केस में मान लो सिंपल इसके ऊपर क्वेश्चन दे दिया कि एक गैस सैंपल दे रखा आपको, टेम्परेचर दे दिया मैंने 300 केल्विन, ये फिक्स नहीं है। टेम्परेचर कितना दे दिया आपको? 300 केल्विन। 2 मोल गैस दे रखी है। कितनी दे रखी है आपको? 2 मोल गैस। O2 गैस है। इंटरनल एनर्जी बता दो कितनी होगी इसकी? हाँ, आइडियल गैस है। आइडियल हर जगह आइडियल गैस ही मिलेगी। रियल गैस जो है वो एक ही जगह मिलती है आपको, वंडरवॉल गैस इक्वेशन जो होती है उसमें, ठीक है। हर जगह क्या मिलेगी? आइडियल। साढ़े 1500 into 8.31 हो गया ये क्वेश्चन। यानी कि F की वैल्यू क्या पुट करोगे? O2 गैस दे रखी है तो 5/2, N की वैल्यू 2 इंटू में R की वैल्यू 8.31 इंटू में टेम्परेचर 300। तो यहाँ से क्या आ जाएगी आपके पास? इंटरनल एनर्जी आ जाएगी। ये बैग टांग के कहाँ जाओगे तुम? कहाँ जाओगे बताओ? इतनी जल्दी हो रखी है ना, इतनी जल्दी हो रखी है, मुझे भी नहीं हो रखी होगी इतनी जल्दी। तो
क्या करोगे बाहर जाके? 10 मिनट नीचे खड़े रहोगे? मुझे पता है कि कोई भी टीचर 9:30 अभी 12:30 में कोई भी टीचर 10 मिनट तो लेता ही लेता है, क्योंकि उसकी भी क्लास चल रही होगी, वो भी एग्जैक्ट टाइम पे ही छोड़ता होगा, तो 5 मिनट तो वो भी लेता ही है कि नेक्स्ट क्लास शुरू करने के लिए उसको भी रिलैक्स चाहिए। पता नहीं भागने को रखे हो बिल्कुल ही। कितनी आ जाएगी यहाँ पे इसकी इंटरनल एनर्जी? F/2 nRT, F की वैल्यू 5/2 इंटू में 2 n मोल यानी कि 2 मोल दे रखी, तो n की वैल्यू 2 इंटू में 8.31 इंटू में क्या आ जाएगा? टेम्परेचर कितना है? 300। इस केस में एक बात और सुन लो कि अगर मान लो कि एक गैस सैंपल आपको दे रखा है, क्या दे रखा है? गैस सैंपल। कहीं पे भी थर्मोडायनेमिक सिस्टम बोल दे, सिस्टम बोल दे, इसका मतलब एक पिस्टन होगा और गैस होगी, बस एक सिलेंडर होगा और एक क्या है? गैस है। थर्मोडायनेमिक्स का सीधा अगर डेफिनेशन देखो तो 2 शब्दों में एनर्जी कंजर्वेशन होता है, यानी कि बेस्ड ऑन एनर्जी कंजर्वेशन। आप हर जगह पूछ सकते हो, हर जगह एप्लीकेबल है कि एनर्जी आई कहाँ से, गई कहाँ से हमने दी तो कैसे वो डिवाइड होती है, तो हर जगह आप पूछ सकते हो कि एनर्जी आई कहाँ से, गई कहाँ पे, ये कितनी एनर्जी है, तो एनर्जी कंजर्वेशन हर जगह लगेगा। थर्मोडायनेमिक का सिंपल मतलब यही है कि एनर्जी कंजर्वेशन तो होगा ही होगा, एनर्जी गई आई यही चलेगा पूरी थर्मो में। इस केस में मान लो कि यहाँ पे अगर पिस्टन यहाँ से यहाँ पे आ गया, क्या आ गया? पिस्टन यहाँ से यहाँ, एजेंट ने पिस्टन को क्या कर दिया? कंप्रेस कर दिया। हमेशा जब पिस्टन कंप्रेस होगा तो वर्क डन बाय एजेंट देखोगे। पिस्टन अगर कंप्रेस होगा तो क्या देखोगे? वर्क डन बाय एजेंट, और वर्क डन बाय एजेंट जो है पॉजिटिव होगा। फिर वर्क डन बाय एजेंट क्या होगा? पॉजिटिव। एक बार में एक ही देखना है, दोनों देख के कंफ्यूज हो गए। जब पिस्टन कंप्रेस करोगे तो वर्क डन बाय एजेंट क्या होगा? पॉजिटिव। वर्क डन बाय गैस को नहीं सोचना, वर्क डन बाय गैस को नहीं सोचना, वरना कंफ्यूजन हो गए। दोनों अगर सोचने लग गए तो साइन कन्वेंशन की दिक्कत होगी, उस केस में क्वेश्चन हो ही नहीं पाते अगर एक ही बार में दोनों माइंड में आते हैं। तो अगर पिस्टन कंप्रेस करोगे तो वर्क डन बाय एजेंट देखोगे वो कितना होगा? पॉजिटिव, क्योंकि एजेंट ने वर्क भी, फोर्स भी इधर लगाया होगा, डिस्प्लेसमेंट भी इधर, तो वर्क डन बाय एजेंट क्या होगा? पॉजिटिव। और अगर आपने पिस्टन को एक्सपेंड किया है तो वर्क डन बाय गैस क्या होगा? पॉजिटिव। वर्क डन बाय गैस पॉजिटिव। अगर एक्सपेंड होती है तो वर्क डन बाय गैस देखोगे, कंप्रेस होती है तो वर्क डन बाय एजेंट। अगर कंप्रेस होगी तो वर्क डन बाय एजेंट पॉजिटिव होगा, एक्सपेंड होगी तो वर्क डन बाय गैस पॉजिटिव होगा। एक बार में एक ही देखना है। वर्क डन बाय गैस होगा तो उस टाइम पे फिर गैस जो वर्क करेगी, क्योंकि पिस्टन इधर आ रहा है तो गैस ने भी इधर फोर्स लगाएगा, डिस्प्लेसमेंट भी इधर, तो दोनों अलग अलग है। कंप्रेस करोगे तो वर्क डन बाय एजेंट पॉजिटिव, एक्सपेंड करोगे तो वर्क डन बाय गैस पॉजिटिव। एक बार में एक सोचना है, दोनों नहीं सोचने। दोनों सोचोगे तो कंफ्यूज होंगे, क्वेश्चन होंगे ही नहीं सोल्व। ठीक है, बाकी की इसमें कैसे होता है कि कैसे प्रेशर कम ज़्यादा होता है, बाकी कल पढ़ेंगे। कल टेस्ट नहीं है, क्लास लगेगी।